देखिए लगातार यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं कि सर जो आप लोग का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें सरकारी सीट पाने के लिए कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो इस बात को छोड़ दीजिए कि कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है, आपको बस एक सीट चाहिए। आपके यूपी बीएड में कुल 10,000 सीट है जिनमें आपको केवल एक सीट चाहिए और अन्य सीटों के बारे में आप चिंता न करिए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप ये सोचिए कि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे भी डबल पढ़ाई कर रहा होगा, तो आपको क्या करना है, खुद से कंपीट करना है। तो इस बात का जो चिंता है छोड़ दीजिए कितने मार्क्स पर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, बस इतना करिए कि आप अपने मेहनत पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास करिए। उम्मीद करिएगा कि आप लोग कट ऑफ में ही नहीं बल्कि टॉप करेंगे पूरे यूपी में। इस बात को लेकर के आज हम लोग अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस में, जिसमें हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए आज हम लोग अपने इस सेशन को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने शो भी कर रहा है। दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि कमल शब्द है और इसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीरज है, उत्पल है, अरविंद है या फिर आपका वारिद है। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में, तो आपका कमल के बारे में, तो देखिए कमल के जो आपके पहले पर्यायवाची होते हैं उनके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखिए कमल का जो पर्यायवाची होता है वह नीरज होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग का उत्पल होता है और इसके अलावा अरविंद भी होता है, लेकिन वारिद जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं होता। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहां पर सही करेंगे। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्यायवाची नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आपको उस शब्द का पर्यायवाची पता होगा। तो सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वह होता है आपका दिनकर होता है और दिवाकर होता है और प्रभाकर होता है, लेकिन हिमकर जो है वह आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। फिर से नहीं है, तो बिजली का अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका पर्यायवाची क्या क्या होता है। देखिए बिजली का जो पर्यायवाची होता है वह आपका तड़ित होता है, ठीक है, चंचला होता है और सौदामिनी होता है। लेकिन यहां पर जो चंचली दिया हुआ है यह बिजली का पर्यायवाची भाई नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है वह नम का पर्यायवाची नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। नम यानी कि जो भीगा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि नम का जो पर्यायवाची नहीं होगा वह, देखिए अभी मैंने बोला भीगा, तो भीगा भी आपका नम का पर्यायवाची होता है, गीला भी होता है, आर्द्र भी होता है। आप लोग विज्ञान पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे आर्द्र, शुष्क, ये सभी के सभी क्या है आपके नम के पर्यायवाची। लेकिन आर्द्रा जो है वह किसी भी हाल में नम का जो पर्यायवाची है वह देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह डर का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। सीति, भीति, भय या फिर आपका त्रास। तो देखिए डर के बारे में पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं जैसे भीति होता है तो भीति भी आपका डर का पर्यायवाची होता है, त्रास भी होता है, भय तो ऑलरेडी होगा सभी को पता है, लेकिन ये जो स्थिति है ना ये आपका डर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां पर सही होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, अक्ष, निपुण या फिर आपका प्रवीण। ये आपका बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है जिसको आप लोग आसानी पूर्वक बता सकते हैं। देखिए कुशल का मतलब होता है दक्ष, कहते हैं कि आप किस कार्य में दक्ष हैं, या फिर वो आप लोग कौशल विकास के बारे में जानते होंगे, तो कौशल विकास में कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वो निपुण होते हैं। निपुण का मतलब भी कुशल होता है, और प्रवीण, प्रवीण का मतलब भी आपका कुशल होता है। लेकिन अक्ष का मतलब जो होता है वह कुशल नहीं होता है। ठीक है, कुशल, अक्ष का मतलब कुशल नहीं होता बल्कि आपका अक्ष का मतलब केंद्र होता है। ठीक है, क्या होता है, केंद्र। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं आपको बताऊं तो अब आपका तत्सम से प्रश्न पूछा गया। किसे भाई, तत्सम से प्रश्न पूछा गया है।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम और तद्भव बारे में बता दें कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से लेकर के हिंदी में ठीक उसी रूप में आ जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से लेके आते तो हैं, मतलब संस्कृत से लिया तो गया होता है लेकिन हिंदी में आकर के वह बदल जाते हैं, किसी दूसरी भाषा में बदल जाते हैं, तो वह आपके तद्भव होते हैं। यहाँ पे तत्सम पूछा गया, यानी कि संस्कृत से जैसे लिया गया उसी प्रकार से हिंदी में भी आपका वह होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या फिर प्रतिबिंब। तो वह आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रतीत जो है आपका तत्सम नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है, यह आपका तद्भव है। क्या है भाई, आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। अभी मैंने तद्भव बताया था कि तद्भव क्या होते हैं, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या फिर उजास, यानी ऐसा शब्द जो कि आपका संस्कृत से लेकर लिया तो गया है लेकिन हिंदी में आकर के वह उसका रूप जो है वह बदल गया है। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उजास जो है वह आपका तद्भव है, न कि आपका तत्सम है। ठीक है, यानी कि यह आपका क्या है, उजास। अगर यही बात करें, उल्लास जो आपका तत्सम है, उच्छ्वास उच्छ्वास भी तत्सम है, निश्वास भी आपका तत्सम है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। किसन, कटी, कर्क या फिर आपका कृषकी। देखिए तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, किसन जो है वो आपका तत्सम नहीं बल्कि आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है आपका, तद्भव। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम आपको बताना है। दांत, अधर, आंख या फिर आपका कान। देखिए यहां पे प्रश्न पूछा गया है आपका तद्भव नहीं यानी कि तत्सम आपको बताना है। तो तत्सम के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा अधर जो होता है वह आपका तत्सम है। अधर का मतलब क्या होता है, होंठ। ठीक है, अधर, अधर मतलब क्या होता है आपका, होंठ होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 11 पे। देखिए प्रश्न नंबर 11 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है वह बताना, यानी कि तद्भव है। दृष्ट, पृष्ठ, पानी या फिर आपका पंख। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वह आपका सी होगा। पानी जो है आपका तत्सम नहीं बल्कि आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव बताना है। गायक, नायक, शावक या फिर आपका उपखान। तो सही आंसर होगा आपका डी, उपखान जो है वो आपका तद्भव शब्द है। क्या है भाई, आपका तद्भव शब्द है यहां आपका। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है आप लोगों से। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संधि कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं यहां पर किसी भी शब्द का मैं आपको बताऊं, अगर मान लेते हैं यहां पर नदी प्लस अर्पण। ठीक है, नदी प्लस अर्पण, तो यहां पे दो वर्णों का मेल होगा। एक तो आपका बड़ी ई का मेल होगा और उसके बाद आपका अ का मेल हो रहा है। तो इन दोनों का जब मेल हो रहा है तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह संधि हो जाएगा। इसमें जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं ना उसी को हम लोग संधि कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14। दिया है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। संधि कहलाता है, स्वर कहलाता है, व्यंजन कहलाता है या फिर आपका संधि विच्छेद। तो यह भी आपका संधि ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 पे। प्रश्न नंबर 15 यहां पे दिया गया है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर देते हैं, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि संधि में दो पक्षों का नहीं बल्कि दो वर्णों का मेल होता है। भाई क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। समझ गए आप लोग। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 16। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है भाई, तो देखिए संधि कितने प्रकार की होती है वो आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि संधि क्या होती है। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार से उत्पन्न शब्द को हम लोग संधि कहते हैं। अब यहाँ पे संधि के बारे में पूछा गया है तो देखिए संधि जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। पहला जो होता है वो आपका स्वर संधि होता है, दूसरा आपका व्यंजन संधि होता है और तीसरा जो होता है यहां पर विसर्ग संधि होता है। इस प्रकार से आपके तीन आपके संधि होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जड़ स्वर संधि और अयाजी स्वर संधि। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 17। देखिए प्रश्न में 17 कह रहा है कि संधि के 3 भेद होते हैं। मैंने अभी बताया, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, इसके बाद आपका तीसरा विसर्ग संधि। ये आपके 3 हो गए। तो ये कहां पर मिल रहा है? व्यंजन और विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 18। दिया निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, या फिर आपका दिया है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह सी होगा कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यह आपका गलत है, क्योंकि विसर्ग के साथ अगर विसर्ग के साथ क्या होना चाहिए भाई? विसर्ग के साथ कोई यहां पर स्वर हो या फिर आपका व्यंजन होना चाहिए, ठीक है, स्वर या फिर व्यंजन होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। अन्यथा अगर विसर्ग के साथ विसर्ग होता है उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 19। संधियों के 3 प्रकार होते हैं। अभी मैंने बताया आपको 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? मैंने बताया आपको, पहला स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। लेकिन यहाँ पर अनुस्वार संधि नाम का कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलता है। हाँ, अनुस्वार जो होता है वो आपके कहते हैं उसमें क्या कहते हैं भाई, वर्ण में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अनुस्वार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा यहाँ पे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो अगर हम उन्माद का देखेंगे तो देखिए यहां पर जब भी आपका आधा न लगा रहा है तो उसका मतलब होता है त, यानी कि उत प्लस माद, ठीक है। देखिए जहां भी आपका त लगा रहता है, त और म रहे, यानी कि जहां भी आधा त और पूरा म रहे, तब वहां पे आधा न हो जाता है। क्या होता है आपका? आधा न। तो यही आपका हुआ है, तो आपका उत प्लस माद होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21। दिया है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस घाटन या उद प्लस घाटन या फिर उद प्लस घाटन। तो यहाँ पे उद्घाटन के बारे में पूछा गया है आप लोगों से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? पुनः वही होगा आप लोग का कि देखिए आपका जब भी आपका आधा त रहे और आपका घ रहे, ठीक है, आधा त और घ रहे, तब वो आपका क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। यानी कि जिस भी वर्ण का रहे उसका तीसरा अक्षर यहाँ पे आ जाता है, थर्ड वाला। आप लोग जब संधि पढ़ेंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा, तो ये द हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, उत प्लस घाटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर आपका 22 पे। देखिए 22 जो दिया हुआ आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। क्या है भाई? फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे दिया गया है वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता मैंने लिखी है, उस लिखी है, तुम लिखी है, किसने लिखी है? तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि यह कविता मैंने लिखी है। किसने लिखी है भाई? मैंने लिखी है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 23 को देख लीजिएगा। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करिए। यानी कि गांव के लोगों को कहते हैं, गांव के लोगों को गंवार व्यक्ति कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, गंवारों व्यक्ति कहते हैं या फिर दुहाती व्यक्ति कहते हैं। तो देखिए गांव के जो लोग होते हैं ना उनको ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, न कि गंवार व्यक्ति। कई बार आप लोग सुने होंगे टीवी सीरियल्स में या फिर मूवी में वो कहते हैं कि यह व्यक्ति तो गंवार है। तो गंवार का मतलब गांव के लोग नहीं होता है, बल्कि जो अलग इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। देखिए दिया हुआ है, इसमें फिर से दिया हुआ है कि मृग घास खा रहा है। मृग बछड़ा, मृग शिशु, मृग बच्चा या फिर मृग शावक। तो यहां पे जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा डी, यानी कि मृग शावक घास खा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? मृग शावक घास खा रहा, ये आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 25 में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ये होगा, इन तिलों में तेल नहीं। यानी बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपका तिल है ना, तिल में तेल नहीं, तिल से क्या होता है? तेल निकलता है। लेकिन उसी प्रकार से इसका रेफरेंस दिया है कि जो जिस तिल से तेल निकल चुके हैं वह तिल अब किसी काम का नहीं, और जिस प्रकार से एक मालिक के पास पैसे नहीं, अब वो मालिक नहीं होता है। तो हमारा आज
25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किए और ये 25 क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यूअसली इसको देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लगातार पढ़ने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से। जितना हो सके उतना क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी आप लोग के पास लगभग 60 दिनों का आप लोग के पास गिने चुने समय बचा हुआ है। इन 60 दिनों का अच्छे से उपयोग करिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।